नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो यूपीपीएससी प्री का 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है, उसमें सिर्फ आप देखेंगे 25 दिन अब बचे हुए हैं। तो डू और डाई वाली कंडीशन में आ जाइए, अच्छा खाना खाइए, राइट टाइम पे सोइए, एक शेड्यूल बनाइए, बायोलॉजिकल शेड्यूल बनाइए अपना, और उस टाइम पे जागिए और सोइए और उस हिसाब से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पर एमसीक्यूज करें, ताकि हमें क्वेश्चन का नेचर पता चले, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपीपीएससी को लेकर, एमसीक्यूज को लेकर, जो उनके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कॉन्टेक्स्ट में लेकर, उनको जो है उद्देश्य में रखकर हमने इन एमसीक्यूज को यहाँ पर आपके लिए उपस्थित किया है, ताकि आप उसकी बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपका एमसीक्यू का सेशन पार्ट 3 है। 2 पार्ट्स में आपके एमसीक्यूज हम करा चुके हैं, ये पार्ट 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आप नए हैं और आपने इस प्लेटफॉर्म पर संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो टाइप करिए संकल्प से सफलता। आपका वो चैनल आ जाएगा जिसमें मेरा लोगो लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर सारे अपडेट्स और डेली करंट अफेयर्स क्विज आपको पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी वर्मा 22, इसको फॉलो करेंगे तो सारे अपडेट्स, सारे लिंक, द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर और जो भी पीडीएफ संभव होंगे वो सारे आपको दिए जाएंगे। सारे अपडेट्स आपको एग्जाम से संबंधित दिए जाते रहते हैं यहाँ पर। आइए आज के अपने पहले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कितने सही सुमेलित है? क्या पूछ रहा है? सही की बात कर रहा है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक 2025 का मुख्य विषय क्या रहा है? जो अभी हुई है वो है विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, पहला कथन है। दूसरा कथन है 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का मुख्य विषय क्या रहा है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तीसरा कथन क्या है? सागर माथा संवाद 2025, पिघलते ग्लेशियर और गिरते पहाड़। तो इसमें से पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित है? कथन कोड जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, कोड क्या क्या दिए गए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको एबीसीडी के तौर पर दिए गए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 कथन जो है वो पूरी तरह से ठीक है। आइए देखते हैं वो 2 कथन कौन से सही है और एक कौन सा गलत है। देखिए नीति आयोग के जो देखेंगे शासी परिषद की 10वीं बैठक है, ये विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, इसका मतलब है ये कथन आपका यहाँ पर पूरी तरह से सही है। ठीक है। दूसरा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का विषय है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यानी कि ये भी कथन आपका पूरी तरह से ठीक है। इसका मतलब है ये जो सागर माथा संवाद है जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य की बात करता है, ना कि इसकी बात करता है। ठीक है, इसलिए आपके 2 कोड यहाँ पर जो है 2 केवल कथन ठीक थे, एक कोड गलत था। अगला प्रश्न पे जंप करते हैं हम लोग। टेक कृति, ठीक है, टेक कृति 2025 से संबंधित कौन से कथन क्या पूछ रहा है? सही है। इसका आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया। इसका महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कोड है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कथन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, केवल पहला यहाँ पर ठीक है, दूसरा गलत है। आइए दूसरा क्या है उसको समझते हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया, ना कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, निम्नलिखित में से को सही सुमेलित यहाँ पर करना है। ए पे दिया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, क्या दिया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के सामने नई दिल्ली, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 के सामने मुंबई, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के सामने बेंगलुरु, आहार 2025 के सामने बार्सिलोना। और कोड यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ऑप्शन सी है, ए का 4 यानी कि ये बार्सिलोना में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बी का 3 दिया गया है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला आपका बेंगलुरु में, इसका सी का 2 भारतीय कॉलिंग कॉन्फ्रेंस आपका मुंबई में, और आहार 2025 आपका न्यू दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है इसका मुख्य विषय है हम भारत के लोग, इसका मुख्य विषय था। दूसरा है इसका फोकस देश तंजानिया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी कि केवल एक जो है यहाँ पर एक कथन सही है, दूसरा गलत है। आइए दूसरा गलत क्यों है उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये मुख्य विषय हम भारत के लोग हैं, फोकस देश रशिया था, ना कि वहां पर क्या नाम दिया गया, ना कि वहां पर तंजानिया था। ठीक है, इसलिए एक कथन यहाँ पर ठीक था। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? मुंबई, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद। तो किस शहर में ये किया गया है? इसका जो प्रवासी दिवस है ये भुवनेश्वर में किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है, इसको समझ लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में यानी कि आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या है? देखिए थीम से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। थीम से प्रश्न आएगा ही आएगा। मुख्य थीम क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ष सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन रहे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू यहाँ पर थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन अतिथि थे, इसकी थीम क्या थी, कब लाया गया, किस शहर में हुआ, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़े, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। इस महोत्सव का भागीदार राज्य कौन है? ओडिशा। और भागीदार देश कौन है? रशिया। ठीक है, भागीदार राज्य कौन है? ओडिशा। और भागीदार देश कौन है इसमें? जो है आपका रशिया है। ठीक है, कोड दिए गए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका केवल एक कथन यहाँ पर ठीक है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि ये करेक्ट है, ये गलत है। आइए इस महोत्सव में भागीदार राज्य और देश देखते हैं कौन है। इस वर्ष महोत्सव का भागीदार राज्य तो उड़ीसा है, लेकिन भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए अब क्या होता है, ऐसे में समझना है, हम नेचर देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बन कैसे सकता है, सेम तो नहीं आएगा पर बन कैसे सकता है समझना है, और उसकी थ्योरी को समझना है। इसका भागीदार राज्य तो उड़ीसा, यहाँ पर यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक था, तो क्या ये कथन ठीक होगा? नहीं। अब क्यों नहीं ठीक हो? क्योंकि भागीदार देश रशिया कह रहा है, तो एक ही सेंटेंस में दो फैक्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, एक ही सेंटेंस में दो फैक्ट्स दे दिए गए और एक सही है एक गलत है, तो भी ये कथन गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत था और पहला सही था। स्पष्ट है? आगे चलिए समझ आ रहा है ना जो चीजें आपको बताई जा रही है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के भागीदार राज्य थे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक और केरल। इसमें से कौन से राज्य जो है इसमें सम्मिलित थे, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार जो है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समझते हैं। इसके द्वारा भारत जो है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो ITPO है, इसके द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको इस दौरान पे आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है? थीम क्या है? विकसित भारत 2047 तक का टारगेट लिया है। आप देखेंगे 2047 तक का टारगेट जो है, जो जेंडर GDP की बात करते हैं, जेंडर नीति की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी का GDP में क्या रोल होगा 2047 तक। क्यों? क्योंकि 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन का जो GDP का हमने एक अपना टारगेट रखा है, उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए महिलाओं की भागीदारी होगी। मैं अलग से बता रही हूँ, यहाँ पर भी देखेंगे विकसित भारत 2047 का ही थीम इन्होंने लिए। भागीदार राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार है। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं। फोकस राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। इस व्यापार मेले के दौरान इस संगठन में किस किसने भागीदारी ली? उत्तर प्रदेश और बिहार ने ली। लेकिन अगर फोकस देखिए किस राज्य पे ज्यादा फोकस रहेगा इस पर्पस को लेकर, तो झारखंड को लेकर रहेगा। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला है शंघाई सहयोग। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पाकिस्तान, लाओ PGR, वियतनाम और भारत। कहाँ पर की गई है? तो ये आपकी पाकिस्तान में की गई है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन से आंसर ना मिले लेकिन एक्सप्लेनेशन से भी आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो उसको भी ध्यान से देखना है। ये 23वीं जो शंघाई सहयोग SCO की जो बैठक हुई है, ये इस्लामाबाद 2024 में पाकिस्तान में आयोजित हुई है और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जुलाई 2024 में, ठीक है, जुलाई 2024 में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप
ठीक है। 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव संदर्भ के 24 के संदर्भ में कौन से कथन सही है, यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। पहला कथन है बागवानी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को प्रदान किया गया है। कृषि के क्षेत्र में देखें, दो चीजें हैं, बागवानी के क्षेत्र में यहाँ पर ये नाम दिया है राज्य का, और कृषि के क्षेत्र में यहाँ पुरस्कार किसको, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। तो देखना ये कि कौन से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और या तो फिर यहाँ पर दोनों कथन ठीक है, दोनों सही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, तो अपने आप में दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। बागवानी के क्षेत्र में सबसे अच्छा राज्य का पुरस्कार किसको, नागालैंड को। कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र को दिया गया, याद रखना है, ठीक है। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव जो है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी थीम है नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज, ठीक है, नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज, ठीक है। इसमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 में बागवानी के क्षेत्र में हमने देखा किसको, नागालैंड को, और कृषि के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। अब याद रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2025 में, ध्यान रखिएगा, मई 2025 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक आय के मामलों में वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक ने कौन से स्थान पर है, भारतीय स्टेट बैंक कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है 14वें स्थान पर, ऑप्शन बी 82वें स्थान पर, ऑप्शन सी 98वें स्थान पर, ऑप्शन डी 112वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 98, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 98th पोजीशन पर है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। यहाँ पर जो एसबीआई है उस 2025 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था उसमें 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 77,561 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट यानी कि एसबीआई वार्षिक आय के मामलों में वैश्विक स्तर पर 98 पोजीशन पर स्थान रखता है, अपना एक स्थान वहां पर रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली आ गया, इंपॉर्टेंट है, पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे या वॉलमार्ट? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फ्लिपकार्ट बनी है, ठीक है। याद रखना, बिग बिलियन डेज और ये सेल वगैरह सब आ रही है तो फ्लिपकार्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है कि एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगला है, अगस्त 2024 में भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है। इस परियोजना में कौन से राज्य शामिल हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कोड दिया गया है यहाँ पर केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए पॉज कर करके भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि चारों कथन यहाँ पर पूरी तरह से सेंटेंस को फुलफिल करते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों कौन, भारत सरकार, विश्व बैंक, दोनों के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना है, उसके निर्माण के लिए हस्ताक्षरित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के संबंध में इसको जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई है। 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट चेंज कर देंगे और आपसे वैसे ही पूछेंगे, एक ही सेंटेंस में चारों के नाम अलग अलग कर देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो कौन है वो जिसके अंतर्गत आते हैं, हिमाचल प्रदेश एचपी जिसको बोलते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश भी इसके अंतर्गत है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है यूपी के प्रीलिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में भारत कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया है? तो भारत कितने वर्षों के लिए जो है इसमें पुनः चुना गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें 1 वर्ष के लिए चुना गया है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए वो चुना गया है, क्लियर है। आइए, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग भारत वर्ष 2025-26 के लिए इस कार्यकाल के लिए इस आयोग में फिर से चुना गया है। नवंबर 2024 में जब हुआ था, इसके बाद फिर से भारतवर्ष को यहाँ पर चुन लिया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी गई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 भोटी, ऑप्शन 4 पुर्गी। कोड है केवल 3, 1, 2 और 3, 1 और 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें जो है लद्दाख में सारी भाषाओं को इसके अंतर्गत यहाँ कह रहे हैं आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी गई है। चारों कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। कैसे कब हुआ? देखिए 2 जून 2025 को जो हमारी राष्ट्रपति रही थी उस वक्त, देखेंगे द्रौपदी मुर्मू ने 2 जून को 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने, अब देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है जो आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है यहाँ पर आपसे हो सकता है उपराष्ट्रपति का नाम चेंज करके दे दे, उपराष्ट्रपति दे दे। तो ध्यान रखना, क्योंकि वो भी लेटेस्ट में रहे हैं तो इसलिए चर्चित विषय रहा है, तो हो सकता है उसमें अदला बदली करके दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी की है। इस विनियमन द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल यूज में की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में इनको मान्यता दे दी गई है। किन किन भाषाओं को? इंग्लिश को, हिंदी को, उर्दू को, भोटी को और पुर्गी को। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, रेल संशोधन अधिनियम 2025 निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को निरस्त करता है, खारिज करता है? भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम 1905, रेलवे अधिनियम 1989, तेल क्षेत्र अधिनियम 1948। कोड दिए गए केवल 1, 2 और 3, केवल 2 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, केवल एक कथन यहाँ पर जो पहला वाला है वो ठीक है, बाकी के ये 2 गलत है। आइए देखते हैं कि ये 2 गलत यहाँ पर क्यों है। ठीक है, आप देखेंगे उद्देश्य क्या था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना है और इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधानों को समाहित करना है। और देखें तो ये प्रोविजन जो ये अधिनियम जो है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है और रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी भी प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय जो है इसमें सम्मिलित करता है। बाकी हमने देखा कि ऊपर का कथन ठीक था, बाकी जो है 2 गलत है, उसको हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, और रेल संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दी गई है मार्च 2025, 29 मार्च 2025 के लिए उस समय पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इटली। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इटली। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया पर लगा दिया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया से चर्चा में भी नेपाल भी रहा है, तो हो सकता है आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ के यहाँ पर नेपाल को भी डाल दें, तो हमें याद रखना है। वहां पर तो खैर एज का कोई वो नहीं था, लेकिन मोस्टली सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने ऐसा किया था कि 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के संशोधन यहाँ पर किए गए थे। ये थोड़ा अलग है, नेपाल वाला मुद्दा थोड़ा अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको याद दिला रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम और मुख्य विषय क्या था? पहला ऑप्शन है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, दूसरा कथन है स्वस्थ शरीर के लिए योग, तीसरा कथन है योग से निरोग तक, चौथा कथन है समावेशी एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट एंड योग। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या हो जाएगा? जो इसका थीम दी गई है तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पर, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यहाँ पर कथन ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इस विषय की थीम देखें तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस समय 2025 का ये थीम रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि विश्व शौचालय दिवस के समक्ष 19 नवंबर, विश्व खाद्य दिवस के समक्ष 16 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस के समक्ष 5 अक्टूबर, विश्व पर्यटन दिवस के समक्ष 27 सितंबर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोड यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट होगा। समझिए कैसे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व पर्यटन दिवस। लकीली यहाँ पर सारे ऑप्शंस के सामने ही उसके उत्तर दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना, इसी को रट लीजिए। ठीक है, वही चीज यहाँ दी गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ठीक है, दो चीजें हैं, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है कि है सत्य असत्य पर थोड़ा डिफरेंस में ध्यान रखना है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून दिया गया उसके सामने, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी दिया गया उसके सामने, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व क्वांटम दिवस 27 मार्च। तो क्या ये सारे सही है या फिर सारे गलत है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विश्व क्वांटम दिवस 27 मार्च जो है, ये इस प्रश्न का उत्तर जो है डी होगा, यानी कि ये कथन जो है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि क्वांटम दिवस अगर आप देखेंगे तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि मार्च में। ठीक है, ये बाकी के ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 12 नवंबर, 6 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है आपका विश्व पोलियो दिवस? ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया गया, जिसका लक्ष्य क्या था? पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो वाली जो बीमारी है और टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, उनके अंदर अवेयरनेस की बात यहाँ पर की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल के लेखक है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुस्तकों से इस प्रकार से भी या फिर इस प्रकार के मूवी वगैरह से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे ये कि इसके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पांडे, अरुंधति रॉय, श्रीनाथ राघवन, अक्षय गुप्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके जो लेखक है वो है अक्षय गुप्ता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अक्षय गुप्ता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो देख लीजिए, द नागा, अब यहाँ पर सारे देख लीजिए, द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता के द्वारा इसको लिखा गया है। वही मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया, इसके लेखक है। मैन एट होम, इमेजिनिंग लिबरेशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ज्ञानेंद्र पांडे के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसको 5 स्टार बना लीजिए। इसमें से हो सकता है एक आपसे पूछ लिया जाए या फिर मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार से पूछ लिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, लॉरेन रॉबर्ट। ठीक है, फियरलेस, टीम बिगमोर, हार्ट लैम्प, बानू मुस्ताक, और दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। कोड दिए गए हैं, तो पूछ रहे हैं कौन सा यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित है। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं आपको, ठीक है, उसको देखकर हमें इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी कोड यहाँ पर ठीक है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री टिम बिगमोर, इसके बाद फियरलेस आपका लॉरेन रॉबर्ट्स, इसके बाद आएगा हार्ट लैम्प आपका बानू मुस्ताक, फिर आएगा आपका दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। यहाँ तक क्लियर है? स्पष्ट हो रहा है? कोई डाउट है, किसी प्रकार का समझ नहीं आ रही है चीजें, तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो कर लिया जाएगा। ठीक है, ये रहे सारे कथन इसके। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित यहाँ पर है? एक तरफ आपको पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए। एक तरफ पुस्तक दी गई, दूसरी तरफ लेखक दिए गए। जैसे द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इसके सामने मिशेल ओबामा का नाम दिया गया है। नए भारत का सामवेद, इसके सामने नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया गया है। भूत, ब्रोकेन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन का इसके समक्ष नाम दिया गया। और दिए गए कि कोड कौन कौन से यहाँ पर है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीन यहाँ पर जो है पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है सही सुमेलित है, तो करेक्ट तरीके से सुमेलित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर कुछ पुस्तकें और यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अ वंडर लैंड ऑफ वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, सुमन बाजपेयी, शशि थरूर, अमिताभ घोष। तो इस पुस्तक के लेखक आपको लगता है कौन है? यहाँ पर ऑप्शन सी शशि थरूर जी हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स के पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। इसके बाद नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना, ठीक है, फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही है? क्या पूछ रहा है? सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन ये फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। दूसरा कथन कह रहा है इस योजना के तहत निजी वाहन मालिक 3,000 रुपए का वार्षिक पास बनवाकर बार बार टोल चुकाए बिना यात्रा
कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से क्या कह रहा है, सही चुनना था, तो सही है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद ये पास 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप, यानी कि जो भी पहले हो, या तो पूरा साल कंप्लीट हो जाए पहले शर्त, या दूसरी शर्त ज़्यादा से ज़्यादा 200 ट्रिप आपने की हो, उसके लिए ये मान्य होगा। तो ये फैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए, जल विद्युत दशक जो है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि के लिए। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर की तापमान सीमा मान के कितना रखने की घोषणा की गई है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने की घोषणा एयर कंडीशनर जो एसी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा आप देखेंगे कि एयर कंडीशनर जो एसी के लिए तापमान मानकीकरण इतना रखा गया है क्योंकि सरकार एयर कंडीशनिंग मानकों के संबंध में देश में शीघ्र ही एक नया प्रावधान लागू भी करने वाली है, जिसको संदर्भ में यहाँ पर ये चीज़ें इसका कुछ डिग्री मेंटेन करने की, जैसे हम लोग 16 और 19 पे चला लेते हैं, जबकि उनका कहना है कि भाई 20 से 28 डिग्री के बीच में ही ये मानक तय हुआ है। उसके अंतर्गत ही चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, इस लेवल पर ही आके डिग्रीज के अंतर्गत आप एसी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल उम्मीद का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को रोजगार से जोड़ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल से जोड़ना। ठीक है, देश भर में वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, देश के जनजातीय क्षेत्रों का मुख्य धारा से जोड़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको जो है क्या हो जाएगा देखना है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना सारी चीजें? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो कंफ्यूज कर रहा हो या समझ नहीं आ रहा हो? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, देश भर में वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना पोर्टल उम्मीद का उद्देश्य ये है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ताकि बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है? देश भर में वक्फ संपत्तियों को के बेहतर प्रबंधन और उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इस पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफी चर्चा में रहा है और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में कल परसों भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल रहा है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म से शामिल किया गया? दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब और गोवा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पुडुचेरी। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का उद्घाटन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है, राष्ट्र ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला देश का 29वां विधान मंडल बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नेवा को लागू करने वाला 28वां विधान मंडल था। ठीक है, नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में कागज रहित डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है, बट ऑब्वियसली बात है। और 2022 में आप देखेंगे नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली राज्य विधानसभा बन गई है 2022 में। कौन? नागालैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना एक और प्रश्न देखते हैं। 16वीं एशियाई शेर गणना जो है संबंधित कौन से कथन यहाँ पर माफी चाहती हूँ, कौन से कथन यहाँ पर सही है? गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या में पिछली गणना 2020 की तुलना में वृद्धि हुई है। ऑप्शन 2, गुजरात का गिर वन दुनिया में इस प्रजाति का अंतिम निवास स्थान है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है आपके। क्लियर है? गणना के अनुसार वयस्क नर की संख्या वयस्क मादा से कम है, जो भविष्य में और वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ पर? या एक दो प्रश्न और कर लें?
कर लें क्या? थोड़े से प्रश्न और कर लेते हैं या इतना ही रखते हैं? चलिए अभी अभी इतना रखते हैं, फटाफट आप इसको रिवाइज़ कर लेना और फिर कल मिलते हैं। कल दोपहर में फिर 12 बजे ये प्रोग्राम आएगा, तो दोपहर को 12 बजे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ करा रही हूँ। अभी आपका ई-दृष्टि बस 1 ही 2 दिन में लॉन्च होने वाला है, फिर हम उसको लाइव क्लासेस के दौरान ही समझेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा। उसको पढ़ेंगे जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। उसके साथ-साथ हम देखेंगे आपका जो दोपहर को 2 बजे क्लासेस आती है, उसमें हम प्रीलिम्स यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्री के लिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम जीएस को अपने रेडी करें, जिसमें हम घटना चक्र के साथ उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर से दोपहर को 12 बजे इस प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी प्रकार से अपने जीवन में अग्रसर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।